बहुत खुशी की बात है कि मैं हमारे लोकप्रिय पूर्व सांसद श्रीमान रघुवीर जी मीणा के साथ बैठा हुआ हूं, इनके स्वयं के मकान में। इनके साथ कई सारे इनके कार्यकर्ता भी बैठे हुए हैं, जैसा कि आप देख लें, और दूसरी ओर के इनके पुत्र भी बैठे हुए हैं, रघुवीर जी भाई साहब के छोटे पुत्र, जैसे कि मुझे ज्ञात हुआ। तो आपका क्या नाम सर? संदीप। संदीप जी मीणा है। फिर परिचय कराएंगे। और एक तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं जानकारी कि आदरणीय रघुवीर जी भाई साहब, हम सब लोग जानते, कई बार पहले एमएलए भी रह चुके हैं, सराड़ा से सीटी होती थी, और मंत्री भी रह चुके हैं, और वर्तमान में कांग्रेस के जो राजस्थान में या हमारे उदयपुर संभाग में सबसे बड़ा पद होता है वो पदाधिकारी हैं। उसके बाद में अभी अभी हिमाचल प्रदेश के प्रभारी बनाए गए हैं, जहाँ से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन चुकी है। और कुछ दिनों पहले जो एक यात्रा चल रही थी श्रीमान राहुल जी गांधी की, उनमें भी उस यात्रा में शामिल हुए थे। हालांकि कुछ ये हाथ के चोट लग गई, लेकिन फिर भी वो जो कहते हैं ना कि चाहे हो कुछ भी जाए, मेवाड़ का शेर होता है, वो कभी थकता नहीं, हारता नहीं, लेकिन उनको माला पहनाई आपने। तो आदरणीय भाई साहब, सबसे पहले तो आप बताइए कुछ। छोगरलाल जी साहब, आपके मेवाड़ न्यूज़ चैनल के माध्यम से पहले, चूँकि आज 30 तारीख है, कल 31 है और 1 तारीख को नया साल लगेगा, तो आपके चैनल के माध्यम से एक तो पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और कामना करता हूं कि पूरा साल बहुत खुशहाली से गुजरे, पूरा सबके परिवार कुशल रहें और हर क्षेत्र में समृद्धि हो, हमारा प्रदेश, हमारा देश सबसे आगे रहे और बहुत प्रगति करे। हमारी युवा पीढ़ी बहुत ही समझदार और बहुत ही कुशल निकले, और हमारा जो नेतृत्व है वो नेतृत्व बहुत सक्षम हो, सफल हो, ऐसी कामना करता हुआ मैं आपके यहाँ पधारने पर आपका भी बहुत दिल से स्वागत करता हूँ। मेरे घर पे आप पधारे हैं, तो निश्चित तौर पे मैं राजनीतिक में बहुत लंबे समय से हूँ और 4 बार एमएलए भी रहा। एमएलए सन 93 में मैं पहली बार एमएलए का चुनाव लड़ा। उसके पहले 88 में मैं ग्राम पंचायत खरबर का सरपंच चुनाव लड़के जीता और वहाँ से राजनीतिक सफ़र शुरू हुआ। तो 93 से लेकर 2008 तक लगातार मैं 4 चुनाव एमएलए का जीता, और सिटिंग एमएलए था। पार्लियामेंट का चुनाव आ गया, पार्लियामेंट पार्टी ने पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा दिया, पार्लियामेंट का चुनाव जीता, और पार्टी ने फिर मेरी पत्नी को उपचुनाव में टिकट दे दिया, वो भी एमएलए का चुनाव जीती। तो हमें राजनीतिक में जनता का सेवा करने का बहुत बड़ा अवसर मिला है, और उसका निश्चित तौर पे हम सब ये समझते हैं कि भाई हम सौभाग्यशाली हैं कि जनता का इतना बड़ा सेवा करने का मौका हर किसी को मिलता नहीं है। जो हमको मिला है भगवान की दया से और प्रजा की, सभी हमारे मतदाताओं की कृपा से अभी तक किसी तरह का कोई दाग नहीं लगा। मेरे 2 बेटे और 2 बेटियां हैं, और बड़ा बेटा डॉक्टर है, छोटा बेटा आपके पास में बैठा है। मैं एक्चुअली वैसा वही बात मैं मेरे मन से कहना चाहता था कि निर्विवादित, बेदाग, इतनी राजनीतिक में इतने लंबे पारी खेलने के बाद में भी बेदाग और लोकप्रिय, ये रहना बहुत बड़ी बात होती है। तो सबसे पहले तो जो आपने कांग्रेस में अपना नाम कमाया है, अपने समाज का नाम कमाया है और अपने कार्यकर्ताओं का दिल जीता है, तो दोस्तों ये मैं सही कह रहा हूँ कि हम भी देखते हैं राजनीतिक पार्टी में, मान लो मैं भी भारतीय जनता पार्टी का हूँ, ये पत्रकारिता भी करता हूँ, लेकिन एक एक चीज़ का पता रहता है कि किस में क्या खोट है। तो लेकिन हमारे रघुवीर जी भाई साहब जो पूर्व सांसद उदयपुर के रह चुके हैं, निर्विवादित, सभी लोग इनका सम्मान करते हैं। तो आदरणीय भाई साहब, मैं ये पूछना चाहूँगा कि जब इतने बढ़िया आदमी हैं आपके यहाँ, आप स्वयं हो, तो ये निरंतर, जैसे अभी तो वर्तमान में आपकी पार्टी की सरकार है, लेकिन सरकार 5 साल
बीजेपी की रहती है, 5 साल कांग्रेस की रहती है, 5 साल बीजेपी की रहती है, 5 साल कांग्रेस की रहते हैं। ये पिछले मैं 20 साल से देख रहा हूँ। रेगुलर सरकार आप क्यों नहीं बना पाते हो? एक्चुअली हमारे मतदाताओं का ट्रेडिशन बन गया है। एक उदाहरण दूँ मैं, जब मैं पिछला चुनाव हारा था एमएलए का, उस समय एक जैसमन हमारा बैंक है, तो उस बैंक में हम बैठे हुए, लाइट गई हुई थी, तो एक हमारे जैन साहब हैं, कालू लाल जी जैन, तो उन्होंने कहा कि एमपी साहब, आपके समाज के लोग बड़े चालाक होते हैं मतदाता के रूप में। मैंने कैसे? तो बोले एक भेरा भाई है, उस भेरा भाई से मैंने पूछा कि भेरा भाई इलेक्शन चल रहे हैं, कैसे क्या हालचाल हैं? तो भेरा भाई ने कहा कि काका आपके बदले। तो कालूलाल जी ने कहा जैन साहब ने कि भेरा भाई बदले क्यों, कोई पेंशन वेंशन आवे? तो हाँ पेंशन आवे काका। और फ्री में इलाज? तो हाँ फ्री में इलाज वे। खाद बीज फ्री मिले? हाँ मिले साहब। मकान वकान मुख्यमंत्री सहायता कोष वाला वगैरह? हाँ मकान है, पास हो गया। तो और बाकी सुविधा सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। तो फिर बेंडा फिर चेंज क्यों होगा, बदले क्यों? तो उसने कहा कि काका कि इनके पास तो जितना था उतना दे दिया, अब उसको भी देखे, वसुंधरा जी को भी देखे। तो बड़े मतदाता चालाक हो गए हैं, ऐसा करके वो उन्होंने मजाक की। तो एक मानसिक सेटलमेंट है कि मानसिक रूप से लोगों के मज़े लेते हैं। लोकतंत्र का एक तरह से यूँ उत्सव है कि लोकतंत्र में लोग चुनाव को बड़े उत्सव के तौर पे देखते हैं, कि मज़े लेते हैं कि भाई इनको मौका दिया तो इनको भी दो, इनको मौका दिया तो इनको भी दो, ताकि नया नया कुछ न कुछ होता रहे। ऐसा मानसिकता मैं महसूस करता हूँ। वरना हमने जितना काम किया है, आज भी हम जितना काम कर रहे हैं, उतना ही काम हम जीतने के बाद भी करते थे। फिर भी मन में ये आशंका रहती है कि भाई लोग क्या सोचेंगे, क्या करेंगे। पर ठीक है, लोकतंत्र का यही खूबी है कि मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करे और फैसला सोच समझ के अपने हिसाब से करे। और ये हिंदी भाषी क्षेत्र में अमूमन ये होता आया भी है, यूपी को छोड़ के, चाहे हिमाचल हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, ये ट्रेडिशन चलती भी रहती है। पर मैं समझता हूँ कि जैसा अशोक गहलोत जी ने इस कार्यकाल में काम किया है, हर व्यक्ति को टच किया है और हर व्यक्ति को किसी न किसी रूप में फ़ायदा मिला है। और अभी 4 साल गुजर गए सरकार के, पर अभी तक कोई एंटी इनकमेंसी डेवलप नहीं हुई है। तो इससे मेरे को यूँ विश्वास लगता है कि सरकार रिपीट हो सकती है, होने की संभावना पूरी है, जैसा लोगों का मन टटोलते हैं। तो आगे तो 1 साल बाकी है, क्या होता है वो समय बताएगा। रघुवीर जी भाई साहब, बढ़िया बात बताई आपने। आप हमारे उदयपुर के सांसद भी रह चुके हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ हैं लीडर। तो उदयपुर की समस्याओं की ओर मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। सभी नेता कहते हैं, चाहे बीजेपी वाले चाहे कांग्रेस वाले, कि हम आयड़ नदी को वेनिस बनाएंगे। ये बातें पिछले 20-30 सालों से चल रही है, लेकिन इस वर्ष स्मार्ट सिटी की ओर से करोड़ों रुपया आ चुका है। पिछले 1.5 साल में उन करोड़ों रुपए में से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत सुभाष नगर के आसपास उस नदी में कुछ पत्थर लगाए, और ये अभी थोड़ी बारिश आई थी ठीक, और वो पत्थर बहकर चले गए। तो ये आयड़ नदी की चौड़ाई कितनी है, ये मुझे कोई न तो मेरे बीजेपी वाला नेता बताते हैं, न किसी कांग्रेस वाले से पूछता हूँ, क्योंकि आयड़ नदी पे चारों तरफ कब्जे हो चुके हैं। सिंपल बात है कि कोई भी अधिकारी चाहे तो उसके पास वाले की ज़मीन का पट्टा मंगा दे। अगर है उसके पास पट्टा तो ठीक है, और अवैध है तो उसको भी कुछ पैसा देवे सरकार की ओर से, और उसको हटावे और आयड़ सुंदर बनावे। जब करोड़ों रुपए आ चुका है और पत्थर बह गए हैं, कोई पार्टी वाला, न तो बीजेपी वाला ने आवाज़ उठाई कि ये पत्थर कैसे बह गए स्मार्ट सिटी के, न कांग्रेस वाले ने उठाई। तो आपके दिमाग में क्या प्रोजेक्ट है इस आयड़ को लेकर? निश्चित तौर पे हमारा
स्मार्ट सिटी के नाम से करोड़ों रुपए आए और जैसा काम हो रहा है, निश्चित तौर पे ये क्रिटिसाइज तो नहीं कर रहा हूँ, पर प्लानिंग कुछ ठीक नहीं है। इंजीनियरों को पता नहीं क्या सोचते हैं, कहीं तो रोड सकड़ा कर दिया तो बीच में बीच की जो पट्टी वो चौड़ी कर दी, रोड सकड़े हो गए। कहीं ये आयड नदी का जो आप ठीक कह रहे हो, मैं भी एक दिन उधर से गुजर रहा था, उस पुलिये पे खड़े रह के हमने देखा तो ये क्या कर रहे हैं। तो किसी ने कहा कि ठेकेदार ने ये जो पत्थर लगाए थे नीचे, वो बारिश से बह के चले गए और उसके करोड़ों रुपए के नुकसान हो गया, 1-2 करोड़ का नुकसान हो गया, ऐसा मेरे से कहा किसी ने। तो ये प्लानिंग जो है प्रॉपर नहीं है। इंजीनियरों की कमी कहो या जनप्रतिनिधि की कमी कहो, कुछ भी हो, चाहे कांग्रेस बीजेपी का सवाल नहीं है, शहर सबका है, चाहे कांग्रेस के हो चाहे बीजेपी के, सब जनप्रतिनिधियों का शहर है। और यहाँ की आम जनता के हित में, शहर के हित में काम क्वालिटी का करना चाहिए और व्यवस्थित तरीके से होना चाहिए, फॉर्मेलिटी दिखावा नहीं होना चाहिए। और यहाँ जो हो रहा है, निश्चित तौर पे श्रेय लेने के चक्कर में दिखावा ज़्यादा हो रहा है और पॉजिटिव काम कम हो रहा है। मैं अब आपसे सीधे सीधे आ जाता हूँ, क्योंकि उदयपुर के कलेक्टर ताराचंद जी मीणा बहुत अच्छे व्यक्ति मुझे लगे, बहुत एक्टिव लगे। आपकी सरकार है, क्या आप कलेक्टर के साथ बैठकर स्मार्ट सिटी के सीओ पीओ को नहीं बुला सकते हो क्या, कि भाई ये क्या हो रहा है, कलेक्टर सर्वे होता है, क्या नक्शा है, क्या आपने कभी कोशिश की क्या उस नक्शे को मैं भी समझूं कि यार तुम इस करोड़ों रुपए के बह गए, तो यार जब 4 महीने में बह गए वो पत्थर, तो आगे क्या होगा उसकी रिपोर्ट आप क्यों नहीं लेते हो? आपका कहना बिल्कुल ठीक है, कलेक्टर बहुत मेहनती हैं, बहुत सुबह 7 बजे से काम पे लग जाते हैं, रात को 10 बजे तक काम करते हैं, ये बात ठीक है। पर हमारे शहर के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्र में इतना प्रेशर रहता है कि कलेक्टर हमेशा ही बाहर और ग्रामीण क्षेत्र में दौड़ना, कई व्यवस्थाएं देखना, उस हिसाब से वो जितना मेहनत यहाँ शहर में करना चाहिए उतना यूआईटी का नहीं कर पाए होंगे। पर आपने ये बात ठीक कही और हमने भी कभी इतना ध्यान देके जानकारी करने की कोशिश भी नहीं की, परंतु निश्चित तौर पे मेरा उत्साह भी बड़ा है आपके कहने पे। मैं निश्चित तौर पे कलेक्टर साहब के साथ बैठ के और इस पर चर्चा निश्चित तौर पे करेंगे, और जो भी हो, चाहे जनप्रतिनिधि बीजेपी कांग्रेस कोई भी हो, सब बैठ के इसके बारे में चर्चा करेंगे, करना चाहिए। बहुत बड़ा आश्वासन दिया है, पूरी कांग्रेस पार्टी जाकर कलेक्टर से मिलेगी और आयड़ नदी के कुछ ज़्यादा सुंदर बन सके। क्योंकि भाई साहब ये प्रश्न मैंने आप कहोगे कि यार आपकी वही पार्टी का सब जानते हो, कांग्रेस वाले जानते हैं कि मैं बीजेपी का हूँ, लेकिन ये प्रश्न मैंने गुलाब जी से भी कहा था। गुलाब जी ने फिर प्रदीप सांगावत से बात की थी, उसके प्रदीप जी सांगावत जो सीईओ है, हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, उनको कहा कि भाई तू ये पतले पतले पत्थर क्यों लगाया यार, कम से कम या तो तेरे को जाड़े जाड़े जैसे अपने फतेह सागर की बंसियाँ पड़ी हुई है, 3-3 इंच जाड़ा मोटे पत्थर लगाता। ये बात हो रही है, लेकिन सब लोग बिजी हैं आजकल, वो भी अपने प्रतिपक्ष के नेता है तो राजस्थान में रहते हैं, हम लोग जैसे पार्षद है छोटी बात तो खाली न्यूज़ में चला देते हैं। तो आप ये करेंगे, ये आश्वासन आपने पूरा दिया आदरणीय भाई साहब, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में आपके कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है और श्रीमती सोनिया जी ने आपको वहाँ का प्रभारी बनाया। ये हमारे मेवाड़ के लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे यहाँ का नेता मेवाड़, और वो भी एक आदिवासी क्षेत्र का, एक मीणा जाति का नेता। जाति सब में होती है, मैं वही हूँ, आप मीणा, लेकिन हम सब जानते हैं कि हम आदिवासी क्षेत्र के नेता हैं। लेकिन इतनी बड़ी उपलब्धि आपको देना, सोनिया गांधी का धन्यवाद अर्पित करते हैं हम तो वहाँ ऐसा क्या है जो आपकी सरकार आ गई? देखो, वहाँ एक्चुअल लीडरशिप का सवाल है, तो निश्चित तौर पे हमारे वहाँ लीडर मजबूत हैं, एक हैं और जनता का विश्वास जीतने में वो कामयाब रहे हैं। बीजेपी चूँकि सत्ता में रही और छोटा स्टेट है, तो निश्चित तौर पे एंटी इनकमेंसी भारी पड़ी और वहाँ कांग्रेस को पर जनता ने विश्वास करके कांग्रेस को अवसर दिया है। तो चूँकि मुझे हिमाचल प्रदेश में काम करने का पार्टी ने अवसर दिया है, तो मैं भी सहयोगी के तौर पर वहाँ पूरा प्रयास करके वहाँ के हित में हमारे पार्टी के लोगों ने जो जो वादे किए हैं,
चाहे जो आश्वासन जनता को दिए हैं उसको इम्प्लीमेंट कराने में मेरे ख्याल से कामयाब भी रहूँगा। और हमारे वहाँ के मुख्यमंत्री हैं सुक्खू, वो और हम यूथ कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट साथ साथ रहे। वो हिमाचल प्रदेश से थे, मैं राजस्थान से यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष था, इसलिए युवा साथी है, निश्चित तौर पे अच्छा काम करेंगे। और साधारण परिवार से उठ के वो इतने बड़े ओहदे पे गए हैं, तो निश्चित तौर पे उनको अनुभव भी है और एहसास है कि अमीरी और गरीबी में क्या फ़र्क होता है और साधारण परिवार और एक संपन्न परिवार में क्या फ़र्क होता है। तो निश्चित तौर पे वो अच्छा काम करेंगे, ऐसा मुझे भरोसा है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रघुवीर जी भाई साहब का। मैं तो मेरे मन की बात भी कह दूं, क्योंकि देखो दोस्तों, पार्टी किसी की भी हो, विपक्ष मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। आदरणीय भाई साहब पहले भी रह चुके हैं, सरकारों में मंत्री रह चुके हैं, सांसद भी रह चुके हैं, लेकिन जब भी कोई नाम आता है उदयपुर जिले का या उदयपुर संभाग में, तो कांग्रेस की ओर से ऐसा कोई दमंग हमें एमएलए नहीं दिखता है। होगा आप बता दोगे, होगा तो आप बता दोगे, पर मुझे अभी आप जैसा कांग्रेस की ओर से हमारे मेवाड़ संभाग में या उदयपुर ज़िले में कांग्रेस की ओर से कोई दमंग ऐसा नेता मुझे नहीं देखा। तो क्यों नहीं है अब की बार, आप चुनाव 1 साल बाद है, आप कहीं से भी एमएलए बने, कहीं से भी बने, भले राजस्थान में जाओगे तो हमारे पूरा मेवाड़ का जो प्रतिनिधित्व मिलेगा वो एक फ़ायदा होगा। चाहे सरकार किसी की बने, चाहे बीजेपी की बने, चाहे कांग्रेस की बनो, एक विपक्ष भी अगर मजबूत होता है तो वो सरकार की खामियों को निकालता है। और अगर सरकार बनती है तो हमारे यहाँ उदयपुर का प्रतिनिधित्व कर सकते हो आप। तो ऐसा मेरी मन की इच्छा है। आपकी मन की इच्छा कि मैं दाद देता हूँ और बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि मेरे में इतना आपने विश्वास और श्रद्धा जगाई। तो निश्चित तौर पे आपका आभार कि आपको कम से कम इतना विश्वास है कि हमारा जनप्रतिनिधि चाहे कांग्रेस का है फिर भी अच्छा है। तो मेरा ये प्रयास रहता है कि मेरे यहाँ कोई व्यक्ति आवे काम लेके तो कम से कम निराश होकर नहीं जाए। मेरा प्रयास ये रहता है कि मैं किसी को खाली हाथ यहाँ से नहीं भेजूँ। मेरे लिखने से, मेरे टेलीफोन करने से कोई अगर मदद मिलती है तो मैं निश्चित तौर पे करता हूँ। हमारा लीडरशिप का निश्चित तौर पे एक समय था उदयपुर में कि बड़े बड़े दिग्गज लीडर थे, गुलाब सिंह जी शक्तावत साहब हैं, हीरालाल जी देवपुरा हैं, गिरजा जी तो अभी भी हैं। ये लीडर जब थे, हनुमान प्रसाद जी प्रभाकर थे, तो कार्यकर्ता आता पूरे ज़िले का तो उसको कहीं न कहीं आश्रय मिलता था और काम होता था। अब चूँकि गिरजा जी हैं, थोड़े से स्वास्थ्य नरम रहता है, हमारे कुछ लीडर और भी हैं, परंतु ज़्यादातर लोग यहाँ आते हैं तो मैं उनको किसी न किसी तरह से संतुष्ट करने की कोशिश करता हूँ। और आप सबकी कृपा से मुख्यमंत्री जी का विश्वास मेरे में पूरा है और मुख्यमंत्री जी करीबी होने के नाते उसका फ़ायदा मैं आम जन को दिलाता हूँ, क्षेत्र को दिलाता हूँ, तो उसका फ़ायदा निश्चित तौर पे मिलता है और हमारे कार्यकर्ता संतुष्ट होकर जाते हैं। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि अभी तक सरकार की एंटी इनकमेंसी तो नहीं है, पर व्यक्तिगत मेरी भी एंटी इनकमेंसी कहीं जनता में, कार्यकर्ताओं में जानी नहीं है। तो ये फ़ायदा निश्चित तौर पे राजनीति में मुझे मिलेगा, ऐसा उम्मीद है। और ये क्षेत्र के हित में और जनता के हित में होगा अगर ऐसा होता है तो। मेरा एक और प्रश्न है, क्योंकि नगर निगम में बोर्ड भारतीय जनता पार्टी का है, मैं स्वयं उसमें पार्षद हूँ, समिति का अध्यक्ष भी हूँ, लेकिन पहली बार इस बोर्ड में कांग्रेस के 20 पार्षद चुन के आए। पहली बार, पिछले 6 बोर्डों में पहली बार कांग्रेस के 20 पार्षद चुन के आए, बाकी तो 2 होते थे, 3 होते थे या 1 जो भी थे, बहुत कम थे। तो 20 पार्षद के बाद में इस नगर निगम को 3 साल हो गए, कोई हमें नेता प्रतिपक्ष नहीं मिला। तो मेरा बोर्ड इस बात से बार बार कहता है कि अच्छा, कुछ मीटिंगें पास करवाने के लिए, कुछ बिल पास करने के लिए नेता प्रतिपक्ष होना बहुत ज़रूरी है। मेरे से राजनीतिक आप ज़्यादा समझते हैं। तो हम क्या करते हैं कि 3-3 जो काबिल लोग हैं उसको एक साथ बिठा देते हैं। भले ही हमारा बोर्ड हमें कंट्रोवर्सी में डालता है, एक से उलझेंगे तो दूसरा, तो ये कब तक
एक्चुअल में इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ कि हमारे राजनीतिक उठापटक की वजह से ये फैसला समय पे नहीं कर पाए हैं, ये स्वीकार करते हैं। क्योंकि पहले सचिन पायलट जी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष थे, वो कुछ फैसला करेंगे ये आशा करते करते अध्यक्ष बदल गए, डोटासरा जी आ गए और डोटासरा जी ने इस पर एक्चुअल में कुछ कभी सीरियसली ध्यान दिया भी नहीं और हमने भी ज़्यादा कोई परस्यू किया नहीं है, तो उस वजह से ये रह गया है। पर मैं समझता हूँ कभी हमारे प्रभारी जो लगे हैं सुखजिंदर सिंह जी रंधावा, बड़े सुलझे हुए व्यक्ति हैं और वो लगातार 3 दिन से हमारे एमएलए हारे हुए जीते हुए और एमपी के उम्मीदवार रहे, उनसे मंत्रिमंडल के सदस्यों से लगातार कोशिश भी कर रहे हैं। और एक आधी मीटिंग में मैं खुद भी था परसों, तो उन्होंने कई सारे विषयों पर बहुत गंभीरता से चर्चा की। तो अभी इन्हीं ये नए साल में ही फैसला ये निश्चित तौर पे करा देंगे। मैं खुद भी रुचि लेके अब इस फैसले को कराने में आगे रहूँगा। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे आदरणीय भाई साहब ने, रघुवीर जी ने इतना समय दिया, क्योंकि कभी कई सारे कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं साहब का। आपने इंटरव्यू बहुत लंबा ले लिया, हमारे तो बात ही नहीं हो सक रही हमारे काम करने, लेकिन समय दिया जनता को। जनता के लीडर हैं, इसलिए हमारे इस न्यूज़ चैनल के सहारे और अधिक लोगों से परिचय हो जाएगा और अधिक लोग आपके यहाँ उदयपुर शहर के वैसे ही आते हैं, दिन भर आते रहता है, दरबार इनके यहाँ लगता रहता है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आदरणीय, थैंक यू। आदरणीय रघुवीर जी के छोटे पुत्र संदीप जी मीणा मिलते हैं, खुशी होती है इनके भी अपने। तो आप वर्तमान में क्या कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कहाँ की है? मेरा नाम संदीप मीणा है और मेरा अध्ययन जयपुर में हुआ है और मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी का छात्र भी रह चुका हूँ। वर्तमान में क्या एडवोकेट? मैं वकालत पेशा है मेरा अभी, और नगर विकास प्रन्यास का मैं एडवोकेट हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत खुशी है आदरणीय रघुवीर जी भाई साहब के, क्योंकि बच्चे हैं, आगे बढ़े, निरंतर अच्छा काम करें। थैंक यू सर।